हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से आशा ही कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया होगे, पढ़ाई ठीक चल रहा होगा। जो भी जिसका भी जैसा है, मेहनत करो और ट्रैक पे आओ पढ़ाई को। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर सेकंड। ठीक है, जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हो इस चैप्टर का, वो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके आप चेक करो अच्छे से और लेक्चर 1 देख करके आओ। ये चैप्टर बहुत डीप जाएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, और जो लोग उस लेक्चर को नहीं देख करके आए हो, मैं आपको इतना बस क्विक रिकैप टाइप का एकदम शॉर्ट में मैं आपको उतना बात बता देता हूं लेक्चर 1 का कि आप इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, हम भी जिद्दी हैं बहुत, है ना, समझाए भी ना तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या पढ़े थे हम लोग लेक्चर 1 में। हम लोग लेक्चर 1 में ये बात पढ़े थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सेल। सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं या तो डीएनए या तो आरएनए। और यही जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, इसी को न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है, जिसका एग्जांपल होता है डीएनए और आरएनए। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 कंपोनेंट्स का। पहला को बोलते हैं शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। शुगर था, अब ये जो शुगर है वो 2 तरह का होगा। एक होगा राइबोज शुगर, है ना, इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन होता है। अब ये पेंटोज शुगर है, मतलब राइबोज शुगर 5 कार्बन वाला, और इसमें क्या हुआ, डीऑक्सीजनेशन हो गया। तो क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर हो गया। ठीक, उसके बाद क्या था, फॉस्फेट था जो कि फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। फिर क्या था, नाइट्रोजनस बेस था जो कि 2 तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या था, एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडिन में क्या था, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। अंतर क्या था डीएनए आरएनए में, कि डीएनए में एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, गुआनिन। लेकिन आरएनए में क्या था, ये एडेनिन थाइमिन के साथ नहीं पेयर कर सकता था, है ना, किसके साथ करता था, ये यूरासिल के साथ करता था। और यहाँ पर साइटोसिन और गुआनिन सेम होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सिर्फ ये अंतर है डीएनए आरएनए में कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है। और क्या अंतर है कि आरएनए में जो है राइबोज शुगर है और डीएनए में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड वाला राइबोज शुगर है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड कैसा होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड जो था आपका, जो आपका न्यूक्लियोटाइड था उसमें अगर 2-3 कंपोनेंट था, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। तो जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड का, तो उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। मैंने आपको ये अच्छे से भयानक तरीके से सब कुछ क्लियर कराया था। ठीक है, आइए हम लोग वापस आते हैं और आज हम लोग देखें कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है। और देखो, चलिए अब आप बताइए यहाँ पर, व्हाट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, मतलब उसको न्यूक्लियोटाइड को अगर आप तोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड को अगर आप तोड़ोगे तो आपको हो सकता है कि क्या मिले, शुगर मिले। ठीक है, शुगर मिले, उसके बाद आपको हो सकता है कि मिले फॉस्फेट, फिर आपको हो सकता है कि मिले नाइट्रोजनस बेस। या तो ये आंसर आप टिक मारोगे, और या तो आप ये भी आप टिक मारोगे कि भाई शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को दोनों को मिला के हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोसाइड, शॉर्ट में लिखें। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड पाया जाए और क्या पाया जाए, ये वाला फॉस्फेट अलग से पाया जाए, है ना, और हो सकता है कि ये फॉस्फेट पाया जाए, हो सकता है कि ये भी आपके ऑप्शन में रहे। ठीक है, तो दोनों बात को ध्यान रखना। लेकिन न्यूक्लियोसाइड अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा भाई शुगर मिलेगा, है ना, शुगर मिलेगा। शुगर में कौन सा शुगर हम लोग बोल सकते हैं, 5 कार्बन वाला शुगर हम लोग बोल सकते हैं, है ना, चाहे वो राइबोज शुगर हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, दोनों में 5 कार्बन होता है, मतलब पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हम लोग अगर कहते हैं तो इसका मतलब हम लोग दोनों ही शुगर को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, और उसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। ये एकदम सिंपल वाला हो गया ये दोनों। ठीक है, चलिए आइए, नेम द टाइप ऑफ शुगर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, चलिए ये बात आपको बताना है, एकदम ध्यान से समझते हैं हम लोग। फॉर्मूला नहीं, मतलब इलाबोरेशन। ठीक, देखो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बताओ आप आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए आप। तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, क्या राइबोज शुगर पाया जाता था या फिर डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर पाया जाता था। तो यहाँ पर आप देखो, डीऑक्सीजनेटेड शुगर के लिए शब्द आएगा डीऑक्सी, राइबोज के लिए आएगा राइबो, मतलब डीएनए के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड वाला राइबोज शुगर पाया जाता है। और वो जो शुगर है वो जब फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा, फिर वो ये नाइट्रोजनस बेस के साथ जब मिल जाएगा तो फिर वो बना देगा न्यूक्लिक एसिड जो कि है डीएनए। आ रहा बात समझ में आपको? देखो ध्यान से सुनो मेरा बात को, एकदम ध्यान सुनो। आपके पास एक तरफ था शुगर जिसका नाम था राइबोज, दूसरी तरफ था शुगर जिसका नाम था डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि भाई डीएनए के अंदर में ये वाला पाया जाता है कि ये वाला पाया जाता है। तो डीएनए का फॉर्म होता है ये, है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड शब्द के लिए आएगा क्या, डीऑक्सी।
राइबोज शब्द के लिए आएगा क्या, राइबो, है ना, मतलब ये वाला पाया जाता है, किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या तो डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर, या तो लिख सकते हैं सिर्फ डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है, ठीक। और आरएनए में ऑटोमेटिकली क्या पाया जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज शुगर पाया जाता है इसमें। ये एकदम सिंपल वाला चीज़ हुआ, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेम द शुगर फाउंड इन, अच्छा ये थोड़ा सा बदलना है क्वेश्चन को, फाउंड इन ओनली डीएनए, ठीक है, फाउंड इन ओनली डीएनए। चलिए एकदम ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर बताइए, डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर, बोथ ए एंड सी। तो भाई सिर्फ डीएनए बोला, तो अगर ये डीएनए बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा क्या, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर आप टिक मारते हो बोथ ए एंड सी मतलब पेंटोज शुगर भी, तो भाई पेंटोज शुगर में तो दोनों होता है ना, डीऑक्सी राइबोज भी हो जाएगा और राइबोज भी हो जाएगा, और ये राइबोज होता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए में, तो ये वाला इंक्लूड कर देगा दोनों ही ना, डीएनए आरएनए दोनों को इंक्लूड कर देगा। और यहाँ पर दोनों को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा है ओनली डीएनए। आए बात समझ में, कैसे हम लोग टिक मारेंगे। अब हमेशा क्वेश्चन का इंटेंशन समझने का कोशिश करना। अगर वहाँ पर सिर्फ डीएनए के बारे में बातचीत कर रहा है तो आपको लिखना है क्या, डीऑक्सी वाला राइबोज शुगर, और अगर न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है तो उसमें डीएनए आरएनए दोनों ही आएगा। तो फिर आप ऑप्शन में टिक मारोगे या तो डीऑक्सी राइबोज शुगर किसका, डीएनए के लिए, राइबोज शुगर किसका, आरएनए के लिए, और ये भी दोनों अगर नहीं ऑप्शन में तो पेंटोज शुगर, क्योंकि 5 कार्बन वाले शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जिसका हम लोग कवर करेंगे क्या क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग हम लोग आज कवर करेंगे, और हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ डीएनए कवर करेंगे, और फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के लाइन को डी कोड करेंगे बढ़िया से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। पहले आप ये समझिए ना कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। अब मान लो कि ये अपने पास में क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसमें इस तरह से रहता है ना, डंडी होता है बीच में। अब इसको अगर आप खोलोगे तो ये ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, और ये जो डंडी है यहाँ पर, ये जो डंडी है यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि एडेनिन हो सकता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन हो सकता है ग्वानिन के साथ, इस तरह से लगा होता है। क्या ये आपको ठीक एक बांस के सीढ़ी के जैसा याद नहीं दिला रहा, बताओ, बांस के सीढ़ी जैसा, बताओ। अब एक बात बताओ ध्यान से कि ये जो डंडी है बीच में बांस का सीढ़ी वाला, ये वाला जो डंडी है ये तो इस वाइट वाले में घुसेड़ा हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ताकि वो अटका हुआ रहे। बताओ अगर ये ऐसा अटका हुआ अगर नहीं रहेगा तो ये वाला नीचे नहीं गिर जाएगा, बताओ, mg थीटा फीटा फिजिक्स लग के नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं, टेंशन लग के नीचे गिर जाएगा। तो इस बात को समझो कि ये नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए इसमें घुसेड़ा हुआ रहता है। ठीक उसी तरीके से डीएनए में भी आपका ये जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस है ये ऐसे नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए जो बेसिस है ना ये इस स्ट्रैंड में यहाँ पर ऐसे बॉन्डिंग करता रहेगा। और ये स्ट्रैंड आपको पता है कि शुगर फॉस्फेट का बना होता है, यहाँ भी शुगर फॉस्फेट का बना होता है। तो पॉइंट ये है बस कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है शुगर फॉस्फेट का, और बीच में क्या है, वो बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, तो भाई वो स्ट्रैंड में ये नाइट्रोजनस बेसिस भी तो जुड़ा हुआ रहता होगा, तो नीचे गिर जाएगा ना, ठीक है। तो ये किससे जुड़ता होगा, बॉन्डिंग होता होगा कुछ, इसीलिए हम लोगों को बॉन्डिंग पढ़ना है। और ये शुगर फॉस्फेट ये अकेला हवा में तो नहीं तैर रहा है यहाँ पर स्टैंड में, वो दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे ये सब एक कहानी है आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। बॉन्डिंग पढ़ना है डीएनए में। आओ इसको हम लोग करते हैं रब, ठीक है, थोड़ा सा सस्ता वाला है ना, ये है पीपीटी है। चलिए पेज ऐड नहीं होता है इसमें, ध्यान देना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग जो है पढ़ते हैं एक बात, शुगर हम लोग जब बनाते हैं तो ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है शुगर, ठीक है। एक झोपड़ा वाला ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, हार्ट जैसा, पेंटागन जैसा, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये 5 कार्बन का होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये CH2OH, ये है क्या, 5वां वाला कार्बन, ठीक है। अब समझिए अच्छे से। अब आप इसमें देखो HOH का बॉन्डिंग यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है OH, लेकिन डालेंगे सिर्फ H क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर भी होता है H, यहाँ पर होता है OH, और यहाँ पर अगर OH है तो यहाँ पर H, मतलब अंदर में होता है, देखो बाहर में होता है OH H OH H, अंदर में होता है HOH HOH, क्योंकि डीएनए है तो यहाँ सेकंड वाले कार्बन से O हट जाता है। बात आपको पढ़ाए थे लेक्चर 1 में, आप जाकर के देखो अच्छे से, ठीक है। आइए एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात को। तो ये क्या होगा ना कि जो हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ये आपका है डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर होता है शुगर फॉस्फेट होता है, तो यहीं पर जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, मान लो एडेनिन, फिर यहाँ पर जुड़ा होगा थाइमिन के साथ, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो फिर हमको समझना है कि भाई ये वाला बॉन्डिंग हुआ कैसे, ये वाला बॉन्डिंग हो कैसे रहा यहाँ पर, है ना। चलिए आइए देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है पहला कार्बन, ठीक है, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन का जो OH ग्रुप होता है यहीं पे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, मतलब OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है, से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है किस बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अभी क्या, कौन सा बॉन्ड लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, N लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका पूरा नाम होता है क्या, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर इसी को बोला जाता है N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है ना, इसको हम लोग अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस इज linked to the OH group of first carbon of pentose sugar through N glycosidic linkage to form न्यूक्लियोसाइड। एकदम ध्यान से समझो बात को। जब आप बोलते थे न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो इसमें क्या था, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। तो एकदम सिंपली क्या हम लोग इस बात को नहीं कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है, थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होता है OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। फिर आपको मैंने बताया एकदम ध्यान से सुनना, एकदम सब कुछ क्लियर होगा। ये सारा बात किताबी लैंग्वेज में, बुक इस लैंग्वेज में बहुत घटिया तरीके से छापा हुआ है NCERT में। मैं भी टॉपिक के बाद आपको धड़ पूरा स्कैन कराऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और देखो न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में भाई शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस तो बहुत तरह का है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरासिल है। तो इसी कारण से हम लोग बोलते थे कि अगर इसमें एडिन है तो इसको बोलते थे हम लोग एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन। आपको क्लियर हुआ था लेक्चर 1 में जाकर के देखो। अब सुनना ध्यान से। हो सकता है किसी न्यूक्लियोसाइड में शुगर भी दो तरह का हो सकता है, राइबोज हो सकता है, डिऑक्सीराइबोज हो। तो इसलिए बोला कि भाई न्यूक्लियोसाइड को जो है हम लोग दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं गुआनोसिन, हम लोग बोल सकते हैं क्या, डीऑक्सी गुआनोसिन। मतलब बात ये है कि न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर होता होगा वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है राइबोज सिंपल वाला तो गुआनोसिन, अगर डीऑक्सीजनेटेड वाला अगर राइबोज शुगर तो बोलेंगे उसको क्या, डीऑक्सी गुआनोसिन। फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, एडिनोसिन। फिर यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा क्या, डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना। समझ में आ रहा है आपको बात, एकदम अच्छे से। वैसे हम लोग आगे भी लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे आप लिखोगे बताओगे कौन कौन सा टाइप का बनेगा और, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना ना गुआनोसिन, एडिनोसिन, थाइमिडिन, साइटिडिन, वैसे लग जाएगा वहाँ पर डीऑक्सी थाइमिडिन, साइटिडिन। समझ में आया बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला वाला बॉन्डिंग एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना आपको ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है, समझना अच्छे से। यहाँ पर जो है शुगर फॉस्फेट का ये पूरा बैकबोन होता है, पूरा चेन होता है ये स्ट्रैंड का। तो हम लोग अभी इस पार्ट को हम लोग अभी समझेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर शुगर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी बनाते हैं भाई, यहाँ पर शुगर को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन है और ये ऐसा बनेगा झोपड़ा जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, CH2OH, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये 5 कार्बन। और उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ OH होता है लेकिन H रहेगा क्योंकि ये DNA है। यहाँ भी H और यहाँ भी OH। और इस कार्बन में अगर यहाँ पर OH है तो यहाँ पर हो जाएगा H। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से, कोई दिक्कत हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब एकदम ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। ये आपको बनाने बताए थे क्या, फॉस्फेट कैसे बनेगा, एक P डालेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से 4 बॉन्डिंग कर देंगे, ठीक है। 4 बॉन्डिंग कर दिए, ठीक है। और उसके बाद डालेंगे O, हर जगह पे डाल देंगे ये O, ठीक है। और उसके बाद हम लोग H को फिल करना शुरू करेंगे, H3, एक H, 2 H और ये 3 H और एक जगह पर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत। एकदम ध्यान से समझिए बात को। ये सेम जो शुगर है एक यहाँ पर भी हम लोग जो है बना लेंगे, ऐसे बना लिए, ठीक है। ये जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH2OH, ठीक है। यहाँ पर बनेगा H, यहाँ पर बनेगा OH, H,
यहाँ पर बनेगा H, यहाँ पर बनेगा H, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, नीचे से कोई मतलब नहीं है, बॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ तक में ही दिखा देना है, ठीक है। यहाँ तक बताइए अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी तरह का, एकदम चैट बॉक्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए देखिए एकदम ध्यान से। अब एक बात को आप समझो, एक बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जब आप अल्कोहल लोगे ना, नहीं मतलब अल्कोहल ऐसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप एक अल्कोहल को लोगे, ठीक है, और अगर आप एक एसिड को लोगे, ठीक है, तो ये दोनों जो ग्रुप है ना आपस में मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड में क्या होगा ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं ईस्टर बॉन्ड या फिर एस्टर बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको कहीं साइड में कोना में लिख लो, अभी कहीं साइड में कोना में लिख लो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अल्कोहल ग्रुप एसिड ग्रुप दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। ओके वेरी गुड। चलिए आइए हम लोग अब समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, और ये OH ग्रुप, ठीक है। ये जो OH ग्रुप है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये अल्कोहल को डिनोट कर रहा है कि नहीं बताओ। और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड है जो कि अभी फॉस्फेट बनेगा। प्लीज़ लेक्चर 1 देख करके आइए जो लोग नहीं देख करके आए हो, ठीक है। आइए देखिए, और उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला जो ग्रुप है ये एसिड का ग्रुप है। कैसे, तो ये पूरा जो है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, H3PO4 होता है, बनाने के लिए सिखाए थे, ठीक। तो ये है क्या, एसिड वाला ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड, और ये वाला क्या है, अल्कोहल वाला ग्रुप। तो अब यहाँ पर जो है ना बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर जो है बॉन्डिंग होगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, डिहाइड्रेट हो जाना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज आउट हो गया, और अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान से सुनो, आप इसको समझो कि इसमें जो है ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा आपका। इस अकेला चैप्टर में आपका केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपका जेनेटिक कोड जब मैं पढ़ाऊंगा तो PNC, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पूरे मैथ्स का सबसे बवाल चैप्टर, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसके बिना जेनेटिक कोड को आप सीख नहीं पाओगे। कुछ जगह पर ग्राफ आएगा, मतलब पॉइंट ये है ना कि बायोलॉजी को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री का यूज़ होगा, मैथ्स का यूज़ होगा, फिजिक्स का यूज़ होगा, हर चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मेरा वाला समझ में आएगा, मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज में सब कुछ समझ में आएगा। ये नहीं कि हम कुछ बोल दिए कि हाँ ये तो फिजिक्स वाले सर का है वो देखेंगे, या फिर ये तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कभी, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से फोकस करो, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये बॉन्डिंग होता कैसे है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग ऐसे होगा कि यहाँ पर एक OH है और यहाँ पर एक OH, ठीक है। अब यहाँ से रिलीज़ होना है, क्या रिलीज़ होना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज़ होना है, ठीक, H2O। एक H यहाँ और एक H यहाँ, H2 हो गया, और एक O कोई भी आप निकाल दो। मान लो आप ये वाला O आप निकाल दिए, तो आप इसको आप निकाल दिए, रिलीज़ आउट कर दिए, बाहर चला गया, तो इसको मिटा दो, है ना, मिट जाओ भाई, हाँ मिटा दिए। अब ये जो O बच गया इसको बीच में डालो और बॉन्डिंग दिखा दो, मतलब ये O चला गया यहाँ और ये ऐसे करके हो गया बॉन्डिंग। इसी बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं क्या, ईस्टर बॉन्ड। आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो ठीक, ये करके दिखाएंगे अभी, टेंशन नहीं लो, एकदम टेंशन नहीं लो, करके दिखाएंगे अभी। यहाँ पर ये OH है और ये यहाँ पर ये OH है। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। इस बात को समझो कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रहा है वो तीसरा वाला कार्बन, ये तीसरा वाला कार्बन से हो रहा है OH ग्रुप का, और यहाँ पर जो हो रहा है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5वां वाला कार्बन से हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। और यहाँ पर ऐसे होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। सर इसको बॉन्डिंग करके दिखाइए, एकदम ध्यान से सुनते जाओ बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। चलो देखो, सेम टू सेम बन जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम बन जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, स्टार्ट करें। ये वाला OH, ये वाला OH, ठीक है, ये दोनों हट जाएगा, सिर्फ O हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H2O निकालना है, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक O यहाँ, H2 और ये O, ये सबको मिटाना है और ये O को बीच में डालना है, ठीक है। तो अब देखो एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ से इसको मिटाओ, ये OH को हटाओ, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग बनेगा। ऐसा समझ में आया बात, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला है ना OH, और यहाँ पर जो OH था, ठीक,
इसको ऐसे रिमूव किए और यहाँ पर डाले क्या, ओ डाले, और ये बनेगा ऐसे। समझ में आया बात? इस पूरे को हम लोग बोल देते हैं क्या, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग बोले ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको भी हम लोग बोले क्या, ईस्टर बॉन्ड। अब एक बात को समझो, बायोलॉजी के दुनिया में अगर किसी को इज्जत देना है, क्रेडिट देना है, इंपॉर्टेंस देना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसका नाम ले लिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉस्फेट बहुत मजबूती से खड़ा है ना, तो इसका नाम ले लेंगे, ठीक है। क्या नाम ले लेंगे भाई, इसका नाम हम लोग ले लेंगे फॉस्फो ईस्टर, है ना, बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो बॉन्ड हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। आया बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से कोई साइंटिस्ट आया और बोला क्या कि सर अगर ये वाला एक ईस्टर, ये वाला 2 ईस्टर, तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर जोड़ दूँ, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा होगा। अगर मैं इसको अच्छे से यहाँ से अगर मैं पूरा जोड़ दूँ, अगर मैं इसको ऐसे अगर कर दूँ, तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा सर? तो एक ईस्टर 2 ईस्टर, क्या लिखेंगे इसको बताओ? इसको हम लोग अब लिखेंगे डाई ईस्टर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इज्जत देंगे इसको बढ़िया से, है ना। क्या इज्जत देंगे भाई, फॉस्फो लिखेंगे इसको भी हम लोग, फॉस्फेट को, है ना। तो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज, ठीक है। अब एक बात को ध्यान दो आप, मैंने आपको क्या बताया था, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ ध्यान से देखो ना, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब जो है ये वाला कौन सा वाला कार्बन, 3 कार्बन। और यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मतलब यहाँ 3 कार्बन का ये OH ग्रुप चला गया बॉन्डिंग में और ये 5 कार्बन का ये OH ग्रुप चला गया बॉन्डिंग में। इसी कारण से इसका पूरा नाम हो जाता है क्या, 3,5 फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड या फिर 3,5 फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एकदम ध्यान से एक बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना है ना, इसको हम लोग अगर यहाँ पर पहले अगर ऐड कर दें, मिक्स कर दें अगर दोनों बॉन्डिंग को, देखो ध्यान से आओ, मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा भाई, यहाँ पर लिखा जाएगा तेरा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी लिखा जाएगा क्या, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस मिल करके तीनों बन गया न्यूक्लियोटाइड। शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस मिलकर के बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हम लोग अब ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड दोनों जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, कौन सा बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ। अभी किताब नहीं निकालना, किताब को साइड में रखो, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखो और समझो। यहाँ से जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। एक एक लाइन आपको समझ में आएगा, डिकोड होगा, डिक्टेट नहीं, ठीक है। चलो तो इसमें अब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई डाई न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। एक और बात हम लोग कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फॉस्फेट है ये जुड़ा हुआ है, ये जो फॉस्फेट है जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप ऑफ 5वां कार्बन है ना, 5वां कार्बन OH ग्रुप 5वां कार्बन थ्रू फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। मतलब ये फॉस्फेट जुड़ता है थ्रू फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड किससे, OH ग्रुप ऑफ 5वां कार्बन, और ये बना देता है क्या, ये बना देता है क्या, ये बना देता है आपका न्यूक्लियोसाइड। आइए इसको ना लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्योंकि किताबी लैंग्वेज में बहुत खतरनाक तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूजिया जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे, कन्फ्यूजिया जाओगे, ठीक है। आओ लिखो, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे डाई न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज, ठीक है। ये एक पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। अब आप समझना, एकदम ध्यान से समझना मेरा बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अब एकदम ध्यान से सुनो, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हाँ सर आप तो कुछ भी कह सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपका एनसीईआरटी कह रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनो। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फॉस्फेट है ना, ये जुड़ा हुआ है OH ग्रुप ऑफ 5वां कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्यों, क्योंकि शुगर और नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पर फॉस्फेट भी है, तो क्या मिल जाएगा, तीनों बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। मतलब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है किससे, ये OH ग्रुप ऑफ 5वां कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। किसके थ्रू जुड़ता है ये, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है ये। समझ में आया बात, नहीं यार देखो लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है, एकदम ध्यान देना। फॉस्फेट ग्रुप इज linked to the OH group of
5th carbon of nucleoside through phosphoester bond to form न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है कुछ बात, है ना? जो फॉस्फेट ग्रुप है ये जुड़ जाता है OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और ये बना देगा, ये भी जुड़ गया ना न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो बन गया क्या? न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें, है ना, क्या क्या होता है? शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है। तो अब ये शुगर भी तो दो तरह का है ना, या तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और या तो राइबोज शुगर है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या? या तो हम लोग कह सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, या तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया बात? जैसा उसमें शुगर रहेगा वैसा उसको हम लोग बोलेंगे। एकदम ध्यान से एक एक बात को समझते जाना है। ये सारा बात आपके किताबी लैंग्वेज में बहुत घटिया तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? चलो इसको रिवाइज करो पूरा। समझ में आया बात, है ना? आगे हम लोग बढ़े चलो चलो चलो, क्विक बढ़े आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। छाप लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप लोग। ये तो क्वेश्चन था आपका। अब है मॉर्फोलॉजी ऑफ डीएनए, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना। क्या आपको वो बात बचपन में याद है जब आप, हाँ सर बचपन में तो बहुत सारी बात याद है, आप लोग ऐसे बनाते थे, ये वेव वाला चीज़ है ना, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है? मतलब यहाँ से शुरू होकर के यहीं पे अगर ख़त्म हो गया तो इसको आप लोग क्या बोलते थे? वन ऑसिलेशन बोलते थे। याद आया कुछ? हाँ ठीक है, इसको ध्यान में रखना है वन ऑसिलेशन को, अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, ये भी काम आएगा। तो अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है? ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है? और इसके ऊपर में डीएनए को बना देंगे, ठीक है? ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ठीक है? ये वाइट वाला जो है ना एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक? अब इसमें आप इसको ध्यान से समझो कि ये यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे गया और ये वापस आ गया यहाँ पर। मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहीं पर वापस आ गया। तो ये जो पूरा जो पॉइंट है ना हमारा, ये जो पूरा जो पॉइंट है, इसको ही बोला जाता है पिच, ठीक है? या फिर इसी को बोला जाता है वन टर्न, ठीक है? या फिर इसी को बोला जाता है टॉर्न। सर ये तीनों नाम है क्या? हाँ बाबू तीनों नाम है, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जो है ना आपका, जो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बोले इसको हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है? या फिर वन टर्न या फिर वन टॉर्न। ये कितना होता है मालूम है? इसका डिस्टेंस होता है 34 एमस्ट्रंग होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 34 एमस्ट्रंग होता है। अब इसके अंदर में आपको क्या बताए थे? नाइट्रोजनस बेसिस होता है, तो भाई कितना होता होगा? एक नाइट्रोजनस बेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो आपका वन टर्न है ना, इसके अंदर में होता है कितना? 10 बेस पेयर्स, ठीक है? इसको ऐसे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है? ध्यान से एकदम देखो, इसको ऐसे राउंड किए, इसको ऐसे यहाँ पर लिखे, क्या लिखे कि ये कंटेन करता है, कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, ठीक है? चलिए ओके, वेरी गुड। अब समझो यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनना। अब जो है ना, ये वाला जो नाइट्रोजनस बेस है, ये वाला और ये वाला जो नाइट्रोजनस बेस है, क्या हम लोग यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का भी तो कुछ डिस्टेंस होता होगा, डिस्टेंस डी। ये कितना होता होगा भाई, है ना? डिस्टेंस डी। इसको आप पहले यहाँ पर लिखो, क्या इसको कह रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, ठीक है? लेकिन ये आपका जो है गड़बड़ा जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है? टू सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेसिस। क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस? तो इसका डिस्टेंस जब आप निकालोगे ना, तो ये लेंथ कितना? ये लेंथ है आपका 34 एमस्ट्रंग, ठीक है? और इसके अंदर में कितना सारा बेस पेयर? तो 10 बेस पेयर, तो ठीक है? ये नीचे में 0 है। मैथ्स आपको पता है, बेसिक मैथ्स की, यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3.4 एमस्ट्रंग, है ना? तो ये जो है आपका हो गया क्या? आंसर, है ना? इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये होता है कितना? 3.4 एमस्ट्रंग, ठीक है? अब एक और बात हम लोग करते हैं कि ये जो इसका जो पूरा डायमीटर है ना, ये डायमीटर कितना होता है? ये जो इसका डायमीटर है ये कितना होता है? तो इसका ये जो डायमीटर है ये होता है कितना? 20 एमस्ट्रंग, ठीक है? अब ये जो एमस्ट्रंग में जो आपको बातें मैंने बताया, ये आपके 12th वाले बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो कहाँ लिखा हुआ है? क्लास 11th
बायोमोलिक्यूल, हाँ जो कि आप नहीं पढ़े हो, आप भुला गए थे पढ़ना, आई नो दैट, मैं आपके पेन को समझ सकता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके पेन को समझ सकता हूँ कि आप नहीं पढ़े होगे, ठीक है। वहाँ पे आपका पेज नंबर 149, 151, 152 ये तीनों जगह पे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। डीएनए जो पढ़ा एग्जैक्ट सेम टू सेम, वहाँ पर लिखा हुआ है एंगस्ट्रम के बारे में, क्लास 12 में लिखा हुआ है नैनोमीटर के बारे में। तो सर बता दीजिए, दोनों बता देते हैं। यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग लिखेंगे नैनोमीटर के बारे में तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ट्रिक बता दें। नैनोमीटर राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से डालेंगे तो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है कहाँ पर, आपके 12th वाले एनसीईआरटी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक साइड से डेसिमल इधर से बिठा के, यहाँ ऑलरेडी है, इसको इधर बिठाओ, तो क्या हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अब पॉइंट लगा, अच्छा नहीं दिख रहा आगे में, है ना, तो 0.34 नैनोमीटर। ये वाला जो आपका कहाँ दिया हुआ है, क्लास 12th वाले बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला नहीं दिया हुआ, लेकिन चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 2.0 नैनोमीटर, मतलब 2 नैनोमीटर हो जाएगा। ये आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार रिवाइज कराते हैं, डीएनए स्ट्रैंड को इमेजिनरी लाइन से हम लोग खींचेंगे ऐसे, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले, पिच बोले, या फिर 1 टर्न बोले, या फिर 1 टॉर्न बोले। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताए, उसका आपको पता है डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। अब ये जो 34 एंगस्ट्रम था, इसके अंदर में कितना बेस पेयर था, ये पिच में 10 बेस पेयर था। 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये अगर 34 तो ये वाला 3.4 एंगस्ट्रम। आया बात समझ में। आपको जब वो करना है नैनोमीटर में, आपको जब डालना है तो क्या करना, राइट साइड से एक जीरो बिठा देना। समझ में आया बात। यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से क्लियर होगा। ओके, हाँ क्लियर होना ही चाहिए भाई। एप्लीकेबल बाय, हाँ ये चारगफ रूल किसके द्वारा दिया गया, चारगफ रूल दिया गया हमारा एकदम बढ़िया साइंटिस्ट लोग तो बढ़िया नहीं होता यार, बहुत पढ़ना पड़ता है, इरविन चारगफ, ठीक है। इरविन चारगफ नाम था साइंटिस्ट का, ठीक है। वो ये वाला यहाँ लिखाएगा इरविन चारगफ, समझ रहा है ना तू लोग। हाँ अब ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ये एप्लीकेबल फॉर डीएनए है ना, एप्लीकेबल फॉर डीएनए, और ये गिवन बाय इरविन चारगफ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कौनो दिक्कत नहीं। अब ये चारगफ भाई साहब जो है ना, एकदम नया बात बताते हैं, एकदम बिल्कुल नया बात। क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि देखो एक जो डीएनए है ना, वो जो डीएनए है, उस डीएनए में जितना नंबर ऑफ प्यूरिन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ पायरिमिडीन रहेगा। मतलब अगर कोई डीएनए में अगर एडेनिन मान लो अगर 100 है, तो उसमें थाइमिन भी 100 ही होगा। हैं, नया बात। हाँ मान लो, मतलब कुल मिला के बात ये था कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सब लोग आ जाता है, तो रिसर्चेस चल रहा था, ये भी अपना नया फॉर्मूला दिए, मतलब उसी को ऑब्जर्व करके कुछ बढ़िया सा मैथमेटिकल टर्म्स में दिए और अपना नाम को दर्ज करवा लिया। हम लोग आज इसको पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, ठीक है। तो इरविन चारगफ बोले कि एक डीएनए स्टैंड में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड में, हाँ ये एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर डबल स्टैंडर्ड, इसको ध्यान रखना, ठीक है। डबल एस नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये बोले कि अगर एडेनिन अगर 100 है तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पता ही है ना, क्योंकि हमेशा ए जुड़ता है टी के साथ, सी जुड़ता है जी के साथ, तो जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, है ना। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। ओके वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा मिटाइए, इसको लिखिए चारगफ भाई साहब के भाषा में, ठीक है। क्या लिखेंगे चारगफ जी के भाषा में, हम लोग लिखेंगे इसमें कि रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया। इसी को आप एक और बात आप बोल सकते हो, एक और तरीके से आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको जब आप लिखोगे तो ये ऐसे लिखाएगा, A/T इज इक्वल टू C/G इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है इसका मैथमेटिकल टर्म्स। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आइए करें न्यूमेरिकल, हाँ करते हैं भाई। ये देखो, ये रहा तेरे पास एकदम बढ़िया क्वेश्चन। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसे ही क्वेश्चन में देगा, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टोटल बेस पेयर अगर मान लो 1000 है, ठीक है, और उसमें से एडेनिन है कितना 200, तो आप काउंट करो कि साइटोसिन कितना होगा। अब इसको सॉल्व करना सिखाते हैं एक बार, ठीक है, फिर आप लोग बनाना अगला वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है भाई, टोटल दिया हुआ है कितना 1000 दिया हुआ है, और क्या मिल गया अपने को, मिल गया एडेनिन, एडेनिन कितना है 200 दिया हुआ है। अगर एडेनिन 200 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली किसका नंबर पता चल गया, थाइमिन का पता चल गया, क्योंकि ये दोनों ही बॉन्डिंग करता है। अब इसको मिला करके कितना हो गया, 200 और 200 कितना हो गया, 400 हो गया। अब हम लोग टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, टोटल में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 600 आ गया, है ना। ये जो नंबर है 600, ध्यान दो,
अगर एडेनिन और थाइमिन अगर मिल चुका है तो बचा हुआ जो नंबर होगा ये वो किसका होगा? साइटोसिन और गुआनिन का होगा सर। सही बात है भाई, साइटोसिन का और गुआनिन का होगा। कितना होगा? तो आधा आधा होगा। इसमें कितना होगा? 300 होगा। इसमें भी कितना होगा? 300 होगा। अब पूछा क्या है भाई? साइटोसिन पूछा है, तो ये हो गया तेरा क्या आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? कौनो दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है, बनाने का ट्राई कीजिए आप। प्लीज़ पॉज करके स्क्रीन रोक करके एक बार बनाने का ट्राई करो, फिर आगे बढ़ना। बन रहा है, थोड़ा सा खेला हुआ ट्रिक जैसा है, बनाओ, पॉज करके बनाओ, ईमानदारी से बताओ। देखो सुनो, अगर हम पूछ रहे हैं कि बनाया कि नहीं बनाया पॉज करके, तो बताओ कि हाँ बनाया कि नहीं बनाया कमेंट सेक्शन में। अगर झूठ बोलेगा, जो जो झूठ कमेंट किया, देखो मास्टर अगर श्राप दे देगा तो श्राप लग जाएगा, बता दे रहे हैं। मास्टर बोल देगा आईब्रो झड़ जाएगा, श्राप दे देंगे आईब्रो झड़ जाएगा, तो आईब्रो झड़ जाएगा, बता दे रहे एकदम। जो झूठ बोलेगा कमेंट सेक्शन में आईब्रो झड़ जाएगा, है ना, श्राप दे देंगे, फिर पेंसिल लगाते रहना, फिर गन्ना बच्चा सब। चलो ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझना। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर टोटल जो है, टोटल है वो कितना है? 80। ठीक है, टोटल है 80। एडेनिन कितना है? 25। ठीक है, इसमें से जो एडेनिन है वो है 25, तो ऑटोमेटिकली पहले हम लोग लिख देंगे क्या? थाइमिन कितना? 25। अब क्या पूछा है? पायरिमिडीन पूछा है, पायरिमिडीन। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके हो गया कितना? 50। ठीक है, अब पहले आप क्या करो, 80 में से 50 को माइनस करो, कितना हो जाएगा? 30 बचेगा। अब ये जो 30 जो है, ये 30 किसका नंबर है? अगर यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइटोसिन और गुआनिन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। क्वेश्चन क्या पूछा? पायरिमिडीन पूछा। पायरिमिडीन में क्या क्या आता है? पायरिमिडीन में आता है आपका साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पर है साइटोसिन और यहाँ पर है थाइमिन। ये 25 और ये 15 को जोड़ दो, 25 और 15 को जोड़ दो, 25, 35, 40, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया ना? सही किया ना जी? पायरिमिडीन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ठीक है, साइटोसिन है यहाँ पर, थाइमिन है यहाँ पर। 25, 35, हाँ सही है। ठीक है, देखो इसमें से सच में अगर आप लोग बनाए होगे ना तो आपका मिस्टेक हुआ होगा। क्या मिस्टेक हुआ पता है? आपका मिस्टेक हुआ होगा कि आप लोग ने ये जो आया ना, इसी को जोड़ करके 30 आप लोग टिक मारे होगे, ये वाला। ईमानदारी से अगर बनाओगे तब। ऑफलाइन में ऐसा होता है जरूरी, समझे? मतलब होता है ऐसा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, ट्राई मारो, ट्राई मारो, ट्राई मारो, पॉज करके ट्राई मारो। अभी अभी कहाँ? स्क्रीन पे देखो ना, इधर थोड़ा बैठ जाओ, सामने कॉपी पेन ले करके सूट करके देख रहा है, इधर उधर देखने लगता है कभी। इधर देखो अच्छा से, इसमें देखो। अब अगर हम लोग परसेंटेज में अगर हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे तो ये कितना? 15% क्या है? 15% है एडेनिन। तो पहले लिखेंगे एडेनिन है अगर 15%, तो ऑटोमेटिकली थाइमिन भी हो जाएगा कितना? 15% हो जाएगा थाइमिन। ठीक है, तो ये थाइमिन हो जाएगा 15%, ये टोटल मिला करके कितना हो गया? ये 30% हो गया। ठीक है, अब 100 को अगर माइनस कर रहे हैं 30 से तो हो जाएगा 70। अब ये 70% जो है ये बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? यहाँ पर अगर एडेनिन और थाइमिन था तो यहाँ पर हो जाएगा साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, कितना? तो यहाँ हो जाएगा 30 और ये, अच्छा 30 नहीं 35 है ना, 70 है ना। मैथ्स गड़बड़ है तुम्हारा मास्टर, है ना, मैथ्स गड़बड़ है। देखो ठीक है, कितना क्या क्या पूछा? पायरिमिडीन पूछा, पायरिमिडीन पूछा। क्या क्या होता है पायरिमिडीन में? साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन, थाइमिन। ठीक है, तो हो जाएगा 15% प्लस 35%, 35, 45, 50, 50, 50, 50, ये हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? इसमें भी फंसा होगा? नहीं फंसा है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरे तरफ से टाफ़ी खा लेना, टाफ़ी। ठीक है, अरे ऑफलाइन बैच में चॉकलेट प्रॉब्लम कराए थे यार, और चॉकलेट प्रॉब्लम में 3 को 4 को चॉकलेट उधारी बचा हुआ है, भुला गए थे हम। ठीक है, आप लोग को चॉकलेट मिलेगा। 3 बच्चा भी था उसमें, एक तो का नाम क्रिश था, एक तो का नाम आदित्य था, सब नाम भी याद है हमको। ठीक है, चलो डिस्कवरी ऑफ डीएनए। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही शानदार तरीके समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार देखते रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। मास्टर अभी थोड़ा सा गरीब है ना, कैमरा पीसी वगैरह भी सेटअप नहीं हुआ, सब कुछ मोबाइल से काम हो रहा है। देखो डिस्कवरी ऑफ डीएनए हम लोग समझते हैं, बात एकदम ध्यान से। पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए का मतलब हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए का मतलब हुआ कि ये जो आपका डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है, ये होता है राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या है भाई इसका? हेलिकल क्या होता है, राइट हैंडेड क्या होता है? अब देखियो, ऐसे जो गिफ्ट रैपर वाला होता है ना, गिफ्ट रैपर वाला जो बॉक्स होता है, इसके ऊपर में ऐसा ऐसा रिबन जैसा कुछ बना होता है, और वो ऐसे से निकला हुआ होता है ना, ऐसे से निकला हुआ होता है ना। तो ये जो ऐसे से जो निकला हुआ है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? हेलिक्स। क्या बोल रहे हैं? हेलिक्स। ये ऐसे क्या? हेलिक्स। और ये ऐसे घुमा, ये ऐसे नहीं घुमा, ये ऐसे घुमा, तो ये जो ऐसे घुमा ये क्या हो जाता है? राइट हैंडेड फैशन हो जाता है, राइट हैंडेड फैशन हो जाता है। समझ में आया बात? तो ये है राइट हैंडेड फैशन। ठीक, जो कॉमनली जो हम लोग डीएनए पढ़ते हैं वो कैसा वाला डीएनए है? बी डीएनए है ये, बी डीएनए। बी डीएनए कैसा है ये? मोस्ट कॉमन
टाइप ऑफ डीएनए है, ठीक है। अच्छा, कुछ बात और समझो, जो डीएनए जो हम लोग जो बनाते हैं, जो डीएनए जो हम लोग जो बनाते हैं, वाइट कलर कहाँ गया, हाँ, जो डीएनए जो हम लोग जो बनाते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको अगर मालूम हो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकेंडरी शब्द कहाँ से आया मास्टर, एकदम ध्यान से सुनना, सेकेंडरी शब्द कहाँ से आया। तो जो सेकेंडरी शब्द है ना, ये आपका वही जो आप मिस किए हो, छोड़ दिए हो, बायोमोलिक्यूल क्लास 11 पेज नंबर 151, वहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में एक ऐसा बना हुआ था, डायग्राम बना था डीएनए का, है ना, बॉन्डिंग कराता हुआ, और उसके वहाँ पर जो डायग्राम का जो मेंशन था ना नीचे में, वहाँ पर लिखा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये नया वाला किताब शायद डिलीट भी कर दिया है कुछ कुछ चीज़, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तेरा केमिस्ट्री में भी तो है, केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, क्लास 12 वाला, बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 427 से लेकर के 434, सेम टू सेम चीज़ जो पढ़ा रहा है एग्जैक्टली। तो समझो कितना ज़्यादा इसका कवरेज है, बताओ, है ना, बहुत डिटेल, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज तरह। अब और डिस्कवरी हम लोग समझते हैं, डिस्कवरी एकदम ध्यान से सुनना डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। आपको पहले एक कहानी बताते हैं, ठीक है, एक कहानी बताते हैं। कहानी ये है कि एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन दिया, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कौन दिया, वॉटसन और क्रिक, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। किसके हेल्प से दिया, दो साइंटिस्ट, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, याद हो जाएगा नाम, टेंशन नहीं लो अभी, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल कौन दिया, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मतलब वॉटसन क्रिक, इसलिए हम लोग बोलते हैं डीएनए को वॉटसन क्रिक मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल। किसके हेल्प से दिया, तो हेल्प से दिया किसका, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। और ये दोनों जो साइंटिस्ट, ये दोनों क्या किया था, एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन दिया था, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था। इसको अलग अलग किताब में या फिर अलग अलग क्वेश्चन में क्रिस्टेलोग्राफी भी कहते हैं, समझ में आ रहा है बात। तो इसको हम लोग समझते हैं अभी, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। आपको हम समझाए नहीं अभी तक, आपको ये बताए हैं बस कि ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, कहानी पूरा बताते हैं, ठीक है। तो कहानी ये है कि एक लैब में जो है ना रिसर्च चल रहा था, ठीक है, और उस लैब में जो है दो टीम पैरेलली काम कर रहा था। एक टीम था गर्ल्स का और एक टीम था बॉयज़ का, ठीक है, झगड़ा मत करने लगना अभी, देखो सुनो। तो गर्ल्स वाला जो टीम था ना, उसमें था कौन, इसमें था वो जेम्स वॉटसन, और एक था कौन, फ्रांसिस क्रिक। देखो फ्रांसिस क्रिकवा जो था ना, ये बहुत ज़्यादा पहुंचा आदमी था, बहुत पॉलिटिक्स बाज था, बहुत लोगों का क्रेडिट भी खाया था, बाद में कभी बताएंगे कहानी आराम से, ठीक है, बहुत जगह पे इसका नाम है दिया हुआ। ये जो फ्रांसिस क्रिक है और ये जेम्स वॉटसन है, ये दोनों भी कर रहा था रिसर्च। और यहाँ पर भी दो साइंटिस्ट थी, एक थी कौन, मॉरिस विल्किंस, और दूसरी साइंटिस्ट थी कौन, रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसका नाम था एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है ना कि कोई जो बहुत ज़्यादा छोटा जो सब्सटेंस है ना, मोलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग को उसका स्ट्रक्चर अगर जानना हो तो एक्स रेज को, हाँ गिर गया यार, तो एक्स रेज को बम्बार्ड किया जाता है, और एक्स रेज के बम्बार्डमेंट के बाद जो डिफ्लेक्शन होगा उसको स्टडी किया जाता है और उसके शेप को जानने का ट्राई किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा या फिर एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन। इसी को एक और नाम बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफी। तो इस नाम से ही जो है ना, ये दोनों साइंटिस्ट लोग को स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मिल चुका था, एकदम बढ़िया से मिल चुका था, क्रिस्टल क्लियर, समझे बात को। और फिर बहुत सारा कहानी है दिया हुआ, अलग अलग किताब में, स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग कहानी दिया हुआ है, लेकिन उतना कहानी हम आपको नहीं बताएंगे, आप हायर क्लास में अपने आप पढ़ोगे आप, और उससे जजमेंट भी जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, उसको रहने दो। लेकिन आप ये समझो सिंपली कि मेनली ये लोग कर चुके थे, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दे चुके थे, और ये दोनों फिर बाद में क्रेडिट खा लिया। इसको ऐसे समझो ना कि अगर ये एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन दे दिया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब ये जान लिया है ना, तो फिर इसका नाम आना चाहिए। इसका नाम क्यों आया, फिर ये दोनों क्या कर दिया करके ऐसा, तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक, लेकिन फिर वहाँ एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन होता है ये दोनों का नाम। तो बहुत बाद में जाकर के ये दोनों लड़की लोग को, है ना, कमजोर लोग को हमेशा सताया जाता, तो समझ रहा है कि नहीं, फिर बाद में जाकर के ये लोग को क्रेडिट मिला, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है, और लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए was given by James Watson and Francis Crick, ठीक है। कैसे, by लिखा हुआ है, by the help of Morris Wilkins and Rosalind Franklin, ठीक है। ये जो दोनों हैं साइंटिस्ट, ये दोनों क्या देते हैं, ये दोनों देते हैं, थोड़ा इंग्लिश संभाल लेना भाई,
gave the X-ray डेटा डिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये दोनों साइंटिस्ट जो क्या देते हैं, एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, दोनों बात देखिए। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है पूछे क्रिस्टेलोग्राफी, क्रिस्टेलोग्राफी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, यहाँ तक आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर डबल हेलिकल मॉडल अगर पूछेगा तो ये दोनों का नाम लेंगे, ये दोनों का नाम लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो पूछेगा किसके हेल्प से, हेल्प मतलब ये वर्ड डाले आपको समझ में आने के लिए, ये दोनों क्या किया था, ये दोनों ये किया था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका कहानी था, ये आपका कहानी था। इसको ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, ये आपका एक्चुअल स्टोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा तो लोग। आओ अब आगे क्या है, आगे क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए जो अब तक पढ़ा चुके हैं ना, जो एग्जैक्ट सेम टू सेम को कंसोलिडेट करके ऐसे छाप दिया है। देखो एकदम ध्यान दो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए में कह रहा है ना कि ये भाई दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब मेनी और छोटा छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, जहां पर शुगर फॉस्फेट का बैकबोन शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, और जो बेसिस है वो अंदर के तरफ, ये जो बेसिस है वो अंदर के तरफ। ठीक है, दो जो चेन है वो एंटी पैरेलल का मीनिंग आप समझो एकदम ध्यान से क्या होता है। ये मान लो कि डीएनए, ठीक है, इसका ना अपना ये ऐसे एक शब्द लिखता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हमेशा एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल किसको कहते हैं भाई, तो एंटी पैरेलल हम लोग कहते हैं इसको अब आप बताओ कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो है एंटी पैरेलल है, ए वाला कि बी वाला? बी वाला ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि इसका चोंच इधर है ना, मतलब चोंच इसका उल्टा तरफ में है। ठीक उसी तरह से ये जो हमारे पास डीएनए है, अगर हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 5' है या फिर 5', दोनों इसको बोलते हैं। पोलैरिटी, इसका डायरेक्शन 5' या फिर 5', इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। अगर ये वाला 5' है तो इसके सामने वाला हो जाएगा 3'। कैसे होगा सर? ये ABCD कहानी लिखा हुआ है, सब बताएंगे तेरे को, सुन सब्र रख बढ़िया से, है ना, सब्र का फल मीठा होता है और क्या। देखो अगर ये 5' है तो इसके सामने 3' है, और अगर ये वाला 3' है तो ये वाला 5' है, और अगर ये वाला 5' है तो ये वाला 3' है। आ रहा है बात समझ में? अब ये कैसे आया, एकदम ध्यान से सुनो, प्रूफ करके दिखाते हैं ये कैसे आया। ठीक है, तो क्या करो, पहले जो है इस स्ट्रक्चर को देख लो अच्छे से। बॉन्डिंग को, कहाँ गया भाई बॉन्डिंग, आ जाओ जल्दी से, ये है बॉन्डिंग। इसको अच्छे से देख लो, एकदम बढ़िया से देख लो। यहाँ इस पर ध्यान देना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। पहला यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। इस पर ध्यान देना, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। डीएनए स्ट्रैंड जो है वो हमेशा क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक का चोंच इधर तो फिर एक का चोंच इधर। अगर इसको अगर आप सीधा कर दो तो एक का चोंच इधर, एक का चोंच इधर, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड अगर एक यहाँ पर अगर ऐसे बना हुआ है तो इसके सामने में उल्टा बन जाएगा। समझे बात को? आप लोग तो अभी कॉपी उल्टा करके बना लोगे, हम बोर्ड वाला कैसे उल्टा करेंगे ध्यान दो, एकदम ध्यान सुनना। पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसा सीधा हो जाएगा, इसके सामने में ऐसा उल्टा स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा। तो जो यहाँ पर 5 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 वहाँ पर 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और ये क्या है, ये है फ्री OH ग्रुप, ये है फ्री OH ग्रुप। एनसीईआरटी में बहुत घटिया तरीके से मेंशन किया हुआ है। फॉस्फेट्स वो मोइटी दिया हुआ है, वहाँ पर फ्री OH ग्रुप का भी मेंशन किया हुआ है। मतलब जो फ्री OH यहाँ पर है 5' में, यहाँ पर है आपका 3' में, यहाँ पर OH होगा ना, यहाँ इसको यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ना 3 वाला में, ये वाला और ये वाला है ना, इस कारण से यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसको बना के दिखा दें क्या? अब बना के दिखा देते हैं एक बार, हमको भी थोड़ा संतुष्टि नहीं मिल रहा है, और दिखाते हैं। अरे भैया आओ देख लो, है ना। पूरा ही बना दे क्या? लो पूरा ही बना देते हैं क्या, तू भी याद रखेगा। इसको सिंपल बनाते हैं, बहुत लेट नहीं करेंगे, है ना, एकदम ध्यान सुनो। मान लो यहाँ एडेनिन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो साइटोसिन है, ठीक। तो यहाँ पर अब उल्टा बन जाएगा ना, उल्टा बनेगा ऐसे, यहाँ पर अब उल्टा करेंगे, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन,
कोई दिक्कत है इसमें? हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है? अब ये जो है ना आपका, एकदम ध्यान दो, उल्टा हो गया, एंटी पैरेलल होता है, ठीक? यहाँ ये भी बॉन्डिंग दिखाओ, अरे बाबा इधर बॉन्डिंग भी दिखाओ, ये हो गया तेरा इस वाले, है ना, बॉन्डिंग दिखाओ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे भी आपका जुड़ जाएगा क्या? यहाँ अगर सी है तो यहाँ हो जाएगा जी, और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर हो जाएगा टी, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ से जोड़ देंगे, ये इसको हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है? ओके, और अब आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बोला था पहले वाला लेक्चर में, जो भी खाली बैठा रहता है घर में उसको काम थमा दिया जाता है। इसलिए बचपन में आप क्या करते थे, आप पढ़ने लग जाते थे पापा थे, है ना, समझे बात को? तो आपको काम नहीं मिलता था। तो वैसे ही जो खाली बैठा रहेगा उसको कुछ ना कुछ काम दे दिया जाएगा, जो इंगेज है वो इंगेज है। तो इसीलिए देखो, एकदम ध्यान दो कि ये सभी लोग जो है ना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। ये आगे अगला वाला बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा ना, इसको तोड़ दिए काट दिए वो अलग बात है, ठीक है? ये भी यहाँ पर बॉन्डिंग में चला गया, ये भी बॉन्डिंग में चला गया, है ना? ये तो इंगेज होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में अगला। सिर्फ यही वाला ना OH यहाँ पर ये फ्री बैठा हुआ होता होगा, इसीलिए इसका केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। ये बात मैंने आपको भी प्रूफ किया, ठीक है? चलो, जो लोग लेक्चर 1 देख कर क्या वो लाइक बताओगे, लाइक करोगे नीचे में कि ये आपको मतलब रिकॉल हुआ कि नहीं, याद आया कि नहीं। अब बता रहे थे आपको फ्री OH ग्रुप के बारे में। तो अब देखो, इसको हटाओ पहले, यहाँ पर लिखो H, ठीक? अब देखो ये OH यहाँ, ये OH यहाँ, सिर्फ ये 5वां वाला कार्बन का बचा हुआ है ना, ये फ्री OH ग्रुप। और यहाँ पर देखो, ये OH यहाँ बॉन्ड, ये OH यहाँ बॉन्डिंग बना रहा है, ये तो यहाँ पर है ही नहीं, ये डीऑक्सीजनेटेड वाला शुगर है। सिर्फ यहाँ पर है ना फ्री OH ग्रुप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक? वैसे यहाँ देखो, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5वां कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 5वां कार्बन, है ना? CH2OH, ठीक है? CH2OH होता है यहाँ पर, ठीक है? ऐसे जैसे यहाँ पर CH2OH है, ठीक? तो बताओ, देखो ये वाला अगर 5' to 3' और यहाँ पर 3' to 5', समझ में आ रहा है ना बात? कोई दिक्कत है किसी तरह का? बताओ, ये आपको प्रूफ भी करती है, ठीक है? वापस आ जाओ भाई, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है? हाँ, क्लियर हो चुका है। 2 चेन्स एंटी पैरेलल होता है। अगर मान लो चेन 5' to 3' है, एक अगर 5' to 3' है तो दूसरा वाला क्या होगा, 3' to 5' हो जाएगा। जो बेसिस है दोनों स्ट्रैंड का वो पेयर्ड होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, मालूम हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर वो फॉर्म करता है, बेस पेयर्स बनाता है। एडेनिन और थाइमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है? और वाइसे वर्सा, मतलब कि एडेनिन और थाइमीन जुड़ेगा या फिर थाइमीन और एडेनिन जुड़ेगा, या तो ये इसके साथ या तो ये, इसको बोलते हैं वाइसे वर्सा, ठीक है? अब देखो, सिमिलरली जो गुआनिन है और साइटोसिन है वो जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यूरिन है ना, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि यही एक मेजर कारण होता है जिस कारण से आपका डीएनए में बेस पेयर्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस देखो, जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। समझ में आया बात? यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वेरी गुड, एकदम मतलब एमसीक्यू वाला बात, ठीक है? अब यहाँ बोला कि जो 2 को जो चेन है वहाँ पर वो कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन में। जो पिच होता है हेलिक्स का वो होता है 3.4 नैनोमीटर। ये आपका मैथमेटिकल चीज़ बताया कि भाई इतना होता है वैल्यू 1 आपका नैनोमीटर का। और वहाँ पर रफली 10 बेस पेयर होता है। सारा बात आपको याद आ रहा होगा, ठीक है? एक टर्न में है ना उतना होता है, 10 बेस पेयर होता है। और साथ में डिस्टेंस है बिटवीन द बेस पेयर ऑफ हेलिक्स वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। सारा बात है कि नहीं दिया? बताओ। अब देखो यहाँ पर द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर, वो ऐसे करके एक जस्ट एनसीईआरटी में आपका वो दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है? इसको बोलते हैं कि स्टैकिंग। ये स्टैकिंग है, एक के ऊपर एक स्टैकिंग। जो प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ये एडिशनल, और हाँ ये स्टैकिंग जो है, स्टैकिंग और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस कारण से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है किसको, डीएनए को, ठीक है? अब ये थोड़ा सा आगे का लाइन है, इसको नहीं डालना चाहिए था, ठीक है? अब ये रिटेड डाल दिया है कि भाई जो प्रीपोजिशन है ना, मतलब जो हम लोग जो पूरा जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं पूरा उसका स्ट्रक्चर्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, है ना? और ये जो है सिंपली एक्सप्लेन करेगा किसको, जेनेटिक इम्प्लीकेशंस को, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी है ये, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिवॉल्यूशनरी है कि किस तरह से वो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। और उसी को आपको बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कहाँ लिखा है जी? सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है? आरएनए बहुत टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब समझाएंगे आगे, ठीक है? इसका मतलब कुछ खास ऐसा यहाँ पर मीनिंग नहीं है, आगे पर मीनिंग है, लेकिन चलो अभी आप आगे बढ़ो क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपका समझदारी बढ़ते जाएगा, वो लाइंस अपने आप आपको क्लियर होते जाएंगी, ठीक है? अब ये देखो थोड़ा सा अजीब डायग्राम है ये, ठीक है?
इसमें आप अगर इस बोर्ड के पीछे जा करके, और ये मत बोलना सर प्रैक्टिकल करके दिखाइए, ट्रांसपेरेंट बोर्ड होता तो प्रैक्टिकल हो जाता। क्या हो जाता प्रैक्टिकल कि इस बोर्ड के पीछे जाके अगर आप देखोगे, है ना, इधर से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर ये O है ना, ये वाला है आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये वाला चौथा कार्बन, ये वाला पांचवा कार्बन। देखो पांचवा कार्बन में क्या होता था हमारे पास, CH2OH होता था। देखो ये CH2 लिखा हुआ यहाँ C, और यहाँ पर 2 H, और यहाँ पर जो OH हो तो बॉन्डिंग में चला गया। समझ में आया? वो बॉन्डिंग दिखाया भी नहीं यहाँ पर, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। ऐसे दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया हुआ है। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 3 है। समझा? इसको ऐसे याद रखो, ऐसे 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 याद, एकदम सिंपल। यहाँ 5 तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 5, यहाँ 5 तो यहाँ 3, फ्री, कोनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसे वो इसके बगल में है ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है यहाँ पर, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ, ये जुड़ता है इसके साथ। ये सब आपको क्लियर है कि क्लियर है? NCERT माता की महिमा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि NCERT को हम लोग पूरा बढ़िया से क्लियर कर चुके हैं। NCERT को एकदम लाइन बाय लाइन देखो हम लोग अभी कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान देना। ये तो आपका क्या है ये आपका ये है बेसिक्स है आपका, इंट्रोडक्शन वाला लाइन। इसको अभी नहीं पढ़ते हम लोग, क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना, पूरा चैप्टर में जो चीज़ चलने वाला है उसको इंट्रोड्यूस करता है। तो पूरा चैप्टर ही बहुत डेलिकेट है, बहुत डीप है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब भी इसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार बीच में कभी इसको देखेंगे तो एक एक चीज़ अपने आप समझ में आएगा। अभी इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं, बात मेरा मानो, आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक में। कहाँ है? यहाँ, ठीक है, द DNA। ये जो आपका पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा ना, ये कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे। क्या वाला फैक्ट्स दिया हुआ है? फैक्ट्स दिया हुआ है कि भाई जो DNA होता है हमारा, वो लॉन्ग पॉलीमर होता है किसका, डीऑक्सी वाला राइबोज शुगर होता है उस न्यूक्लियोटाइड में। हाँ वेरी गुड, ठीक है, होता है। लेंथ जो है DNA का वो डिफाइन करते हैं ऐसे हम लोग कि उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, 1000 है, 4000 है, कितना है उसमें न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। या फिर हम लोग ये करते हैं कि पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को भी रेफर करते हैं एज अ बेस पेयर। इसका मीनिंग क्या समझो एकदम गौर से। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस। तो कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है ना, एक DNA में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मान लो 1000 है, तो उसमें बेस पेयर भी तो 1000 ही ना होगा, वही उसका मीनिंग है ना। और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। समझ में आया बात? ये उसका मीनिंग है, न्यूमेरिकल बनाने में ये वाला काम देगा, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, ये सब में अच्छा आप नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, तो थोड़ा मतलब दुख दर्द हो जाता है, हम समझ रहे हैं। वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो एक बैक्टीरियोफाज है, ये 5x174 है ना, एक बैक्टीरियोफाज है, उसका नाम है 5x174, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा एक बैक्टीरियोफाज है लैम्डा, उसमें 48502 बेस पेयर्स पाया जाता है। और ये दुनिया नहीं, पूरे बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड ऑर्गेनिज्म इकोलाई, एस्क्रीसिया कोलाई इसको कहते हैं। पूरे बायोटेक्नोलॉजी में धड़ल्ले से यूज़ किया है इसको, ठीक है। एस्क्रीसिया कोलाई में कितना होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, ध्यान दो, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका ये वाला थोड़ा सा एक्जॉटिक है, ये वाला याद रखो, ठीक है। पहले इसको मिटाओ, ये वाला याद रखो, ठीक है। और उसके बाद ई कोलाई का तो बहुत बार पूछ रखा है पहले भी, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन इसको जानना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। और DNA का हैप्लॉइड कंटेंट, कहाँ है हैप्लॉइड कंटेंट इतना है ना, 3.3 × 10⁹। इसी का अगर मान लो बोल दिया डिप्लॉइड कंटेंट तो 6.6 × 10⁹, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो हो गया, ये सब फालतू चीज़ था, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से आपका शुरू है, एकदम ध्यान देना। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं रहा? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना। आइए हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं, मतलब लोग रिकैप करते हैं क्या, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, DNA और RNA हम लोग इसको बोलते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, कहाँ से आया भाई, तो ये क्लास 11 में आपका बताया कि न्यूक्लिक एसिड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ रिकैप करो, क्योंकि ऐसा सोच रहा है कि 11 क्लास बच्चा पढ़ करके आया होगा, लेकिन मेरा बच्चा तो नालायक नाकारा है, वो तो नहीं पढ़ के आया, लेकिन कोई बात नहीं, मास्टर आपका अच्छा आपको बताएगा। और देखो न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट, एक है नाइट्रोजनस बेसेस और एक है पेंटोज शुगर। ये हो सकता है कि राइबोज हो RNA के केस में, डीऑक्सी राइबोज हो DNA के केस में, और जो फॉस्फेट ग्रुप हो, मतलब इसमें नाइट्रोजनस बेस है और ये पेंटोज शुगर है और ये फॉस्फेट है। 2 टाइप का होता है नाइट्रोजनस बेसेस, एक होता है प्यूरिन जिसमें आता है एडेनिन और गुआनिन, दूसरा होता है पायरिमिडीन, इसमें आता है साइटोसिन और यूरासिल और थाइमिन। हम क्या बताएं, साइटोसिन थाइमिन यूरासिल, इसको साइड में बॉक्स में डालते क्योंकि RNA में होता था, ऐसे ही हम कहानी बनाए थे आपको, ठीक है। अब क्या है, साइटोसिन कॉमन है किसमें, DNA RNA में,
और थाइमीन लेकिन सिर्फ और सिर्फ होता है डीएनए में, और यूरासिल होता है किसमें, आरएनए में। ये सब बात पता था आपको, कहाँ, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। इसलिए पूरा कहानी बनाते हैं कि यूरासिल वहाँ घुस जाएगा, थाइमीन को बाहर निकाल देगा। ये सब लाइन है रे, लाइन है कहानी। तो देखो जरा, नाइट्रोजनस बेसेस लिंक्ड, यहाँ से एकदम ध्यान से पेन चेंज करो, हाँ एकदम ध्यान से, वो देखो देखो देखो, एक नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है OH ग्रुप, ये वाला बात, ये वाला एकदम ध्यान दो, ये OH ग्रुप हुआ और ये नाइट्रोजनस बेस हुआ। नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर और ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। देखो यहाँ पर है कि नहीं, नाइट्रोजनस बेस लिंक करता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस लिंक करता है OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, जैसे कि एडेनोसिन या फिर डिऑक्सी एडेनोसिन, जैसे कि गुआनोसिन या फिर डिऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडिन या फिर डिऑक्सी साइटिडिन, यूरिडिन या फिर डिऑक्सी यूरिडिन या फिर डिऑक्सी थाइमिडिन। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यूरिडिन वो होता है आरएनए में, हाँ यूरिडिन में देखो ध्यान दो, यूरिडिन होता है किस में, ये होता है आपका आरएनए में, और ये वाला होता है किस में, कहाँ हो गया डिऑक्सी थाइमिडिन, ये होता है किस में, डीएनए में होता है। समझ में आया बात? चलो ओके। जब अच्छा ये दूसरा वाला पॉइंट देखो, फॉस्फेट वाला ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है, क्या क्या कितना बार रिवाइज रिकॉल कराना पड़ता है मासूम बच्चा लोग के लिए। और देखो ये फॉस्फेट, अच्छा, और यहाँ पर ये OH ग्रुप से नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर नाइट्रोजनस बेस, तो इस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये फॉस्फेट जुड़ा होता है 5वां कार्बन से और ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, न्यूक्लियोसाइड के थ्रू, और बना देगा शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, बना देगा न्यूक्लियोटाइड। ये बात बताए थे। और देखो फॉस्फेट ग्रुप लिंक हो जाता है OH ग्रुप ऑफ 5वां कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, और ये बना देगा फिर न्यूक्लियोटाइड, और डिपेंड करेगा फिर कि वो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ना, डिपेंड करेगा उसमें शुगर कौन सा है। समझे बात को? ये बात बताइए यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक हो जाता है थ्रू 3,5 वाला वो शुगर फॉस्फेट शुगर, है ना, तो तीसरा वाला और यहाँ 5वां वाला, तो 3,5 फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना, और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इस तरह के पॉलीमर को हम लोग बोल देते हैं, वो है ना पॉलीमर, वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, वो डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 and फ्री ये वाला बोलेगा, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, किताबी लैंग्वेज में क्या बोलेगा, फ्री OH ग्रुप वाला बोलेगा। ये तो फिर से आ गया वही वाला, phosphate moiety at 5 end of sugar which refer to as 5 end. Similarly end of polymer sugar has free OH group of 3 कार्बन, है ना। ये बात वही वाला है कि यहाँ पर कैसे ये 3 कार्बन लिखा है, 3 डैश लिखा है, यहाँ पर 5 डैश लिखा है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 3 है। ये वही वाला पूरा बात है, किताबी लैंग्वेज में छपा हुआ है, इसको ध्यान देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या, बैकबोन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का है वो बना हुआ है शुगर फॉस्फेट का। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या करो अपने किताब में साइड में ऐसे डीएनए बनाओ और यहाँ पर शुगर फॉस्फेट लिखो, और ये इसको ऐसे लिखो, स्ट्रैंड इज ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। वेरी गुड, शानदार। आओ देखो, नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है शुगर मोइटी से अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आरएनए वाला बात अलग से हम पढ़ाते हैं, और यहाँ पर एक MCQ बस छूट गया, केमिकल नेम ऑफ थाइमीन होता है 5-मिथाइल यूरासिल। ध्यान दो, थाइमीन का एक अलग से नाम है, क्या नाम है, 5-मिथाइल यूरासिल। देखो अब ये पूरा लाइन को आप समझो, एकदम ध्यान से समझो, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक MCQ के फॉर्म में, ठीक है। कहाँ पर, यहीं पर लिख दें, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ थाइमीन क्या होता है, इसका नाम होता है 5-मिथाइल यूरासिल। ये फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट। अब उसके बाद आपको क्या पता था, उसके बाद आप ध्यान दो, डीएनए के और आरएनए के बीच में आपका क्या मालूम था, ठीक है, आपको मालूम था कि भाई यहाँ पर ये जो सेकंड वाला कार्बन पे है ना, सेकंड वाला कार्बन पे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन पे ये OH, ये था राइबोज शुगर। यही वाला O जो है वो डिलीट हो जाता है किसमें, डिऑक्सी राइबोज में। तो राइबोज में तो ये OH है ना, ये फ्री OH है, और यही इसको रिएक्टिव बना देता है। इसका मैं डिटेल कंपैरिजन कराऊंगा, फिलहाल इससे काम चलाओ। यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस लाइन आपको समझा दे रहा हूँ कि कुछ इंटरप्ट ना हो जाए, कुछ लाइन छूट नहीं जाए। क्या नहीं छूट जाए कि आरएनए में राइबोज होता है, राइबोज में डीऑक्सीजनेशन नहीं हुआ होता है, वो होता है किसमें, डीएनए वाला में, डीऑक्सी राइबोज में। तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेशन जब नहीं हुआ तो फ्री OH ग्रुप, मालूम है ना, यहाँ पर फ्री OH ग्रुप रहेगा फ्री OH ग्रुप, इसी कारण से रिएक्टिव होता है। तो देखो आरएनए के केस में न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू में एडिशनल OH ग्रुप रहेगा, सेकंड वाले पोजीशन पर ही तो रहता है पहला कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक है। आरएनए में यूरासिल रहता है
थाइमीन के जगह पर यूरासिल रहता है, ठीक है। 5 मिथाइल यूरासिल एक अनदर केमिकल नेम है किसका, थाइमीन का। ये बात भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से समझो, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो बाबू, एकदम ध्यान से। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में पाया गया और आइडेंटिफाई हुआ था फ्रेडरिक मेशर के द्वारा 1869 में, और उसको वो नाम देते हैं न्यूक्लिन। ये बात बताए थे लेक्चर 1 में, वेरी गुड। अब वहाँ पर टेक्निकल लिमिटेशन था आइसोलेट करने का एक लॉन्ग पॉलीमर को इंटैक्टली, मतलब वहाँ पर ऐसा ये नहीं था कि टेक्निकल मतलब बहुत हाई फाई था, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया था उस टाइम 1869 में, बहुत पहले 200 साल पहले, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मतलब इंटैक्ट फॉर्म में डीएनए को नहीं, इंटैक्ट का मतलब होता है बिना तोड़े, बिना काटे, बिना डाइजेस्ट किए, उसको बिना ब्रेक किए, ठीक है, समझे बात को। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, आइसोलेट कर पाना लॉन्ग पॉलीमर डीएनए इंटैक्ट फॉर्म में और उसको इलूसिडेट करना, उसके स्ट्रक्चर को बताना, वो जो है रिमेन्स इल्यूसिव, वेरी लॉन्ग पीरियड इल्यूसिव, मतलब बहुत रहस्यमय, बहुत राज मिस्टीरियस वाला रहा बहुत लंबे समय तक के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर 1953 में, अरे वो डेट नहीं बताया, 1953 में होता है वाटसन क्रिक वाला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, एकदम याद रखना। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में बताते हैं क्या। अब देखो ध्यान देना कैसे लिखा है, एकदम कुछ कुछ करके लिखा। देखो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक किस पर बेस्ड रहता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इसको हम अच्छा से अलग अलग पेन से करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखो बाबू एकदम ध्यान देना, ठीक है, एकदम ध्यान दो। अभी आपका जो है 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, क्या देते हैं, डबल हेलिकल मॉडल देते हैं, डबल हेलिकल मॉडल देते हैं, ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा ग्रीन पेन से करते हैं, ठीक है। देखो किसके बेस्ड पे था ये, तो ये आपका इट वाज, हाँ कहाँ गया, ये देखो, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, वो प्रपोज करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वो प्रपोजिशन करते हैं कि भाई बेस पेयरिंग कितना होगा, 2 स्ट्रैंड है, पॉलीनुक्लियोटाइड चेन है, जो प्रपोजिशन है वो फिर ऑब्जर्वेशन पे था, चारगफ रूल के ऑब्जर्वेशन पे था कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए होता है, रेशियो जो होगा एडेनिन थाइमिन का सेम होगा, और जो गुआनिन साइटोसिन है उसका कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। हालांकि क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आता है। प्यूरिन पैरबिन का भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन आता है, गुआनिन आता है, और इसमें क्या क्या आता है, थाइमिन आता है और साइटोसिन आता है। तब ना ये दोनों जो है कॉमन ऐसे पेयरिंग कर रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये वाला कर रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर 2 दिया हुआ है पॉइंट्स, जो दोनों थोड़ा मिक्स करके लिखा हुआ है, मैंने आपको सेपरेट करके बताया, ओके। बेस पेयरिंग जो है यूनिक प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ है क्या, सेंट्रल डोग्मा भी नहीं पढ़ा है भाई, सेंट्रल डोग्मा भी, है ना, ठीक है। चलो सेंट्रल डोग्मा है ना, बेस पेयर प्रॉपर्टी है, कंप्लीट स्टैंड है, सीक्वेंस स्टैंड होने सीक्वेंस, इसका कुछ खास नहीं है। चलो ये सब तो आगे सेंट्रल डोग्मा वगैरह का पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, खत्म हो गया लेक्चर एकदम। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग जो है एक एक चीज़ को अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। अब देखो अभी क्या है ना कि जो मैं आपको मतलब अनाउंस कर चुका हूँ, जो मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि ये लेक्चर्स आएगा, जो टफ चैप्टर्स है मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको लेक्चर्स मिलते ही जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और ये मुझे कुछ बात करना था आपसे कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अचानक से बहुत सडन आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है। और लगे हुए हम भी बहुत पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं ऑनलाइन में, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो हो गया 7-8 साल हो गया। अलग अलग चैनल चेंज कर चुके हैं, वो किसी न किसी कारण से जो है वो कभी चैनल को डिलीट हो गया, कभी कुछ और प्रॉब्लम हुआ, कि रेगुलर नहीं रहे, तो वो सब प्रॉब्लम्स है, समस्या हमेशा रहेगा लाइफ में, ठीक है। वो समस्या जो है आपका कोई नहीं सुनने वाला है, वो सारा समस्या का कोई वैल्यू नहीं है, आपके पूरे स्ट्रगल का कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कि आप अपने लाइफ में एक ठीक ठाक मुकाम हासिल नहीं कर जाते हो। ठीक ठाक मुकाम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप नीट ही क्रैक कर लिए, आप डॉक्टर ही बन गए। आप देखो एक सब्जेक्ट टीचर का काम ये होता है ना कि वो आपको अपने सब्जेक्ट को कुछ इस तरह से पढ़ाए, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए कि आपको सब्जेक्ट सीखने का मौका मिले, आप उसको समझ जाओ, अच्छे से सीख लो उसको, ठीक है। और ताकि जो है ना, अगर उस सब्जेक्ट का इन फ्यूचर कोई भी स्कोप हो तो आप उस स्कोप में, आप उस फील्ड में आप मचा दो, आप एकदम बढ़िया, आप बहुत टॉप नॉच पे आप पहुंच जाओ। ये होता है एक अच्छा टीचर का काम। और एक अच्छा टीचर वो भी है ना जो पढ़ने वाला को तो पढ़ा ही रहा है, टॉपर्स को पढ़ा ही रहा है। टॉपर्स को नहीं भी पढ़ाएंगे तो वो पढ़ लेगा, गूगल से पढ़ लेगा, बुक से पढ़ लेगा, पढ़ा देंगे तो रैंक ले आएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो भी सेलेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन अच्छा टीचर वही है जो नहीं पढ़ने वाला को भी पढ़ा दे, इंटरेस्ट जगा के पढ़ा दे, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा थॉट होता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा, ठीक है। और अभी हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है वो, 4 बैच वहाँ पे ले रहे हैं और बैचेज हैं, ठीक है, और जगह पे। तो अभी फिर आपका लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं आकर के। और अभी मेरे पास मतलब जो कैमरा होता है वो PTZ कैमरा जो होता है एजुकेशन वाला, जिससे अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, विदाउट हीटिंग लगातार चलता है, वो सब मेरे पास नहीं है अभी। PC नहीं है मेरे पास, सब कुछ हम फ़ोन में करते हैं, फ़ोन में शूट एडिट सब कुछ करते हैं, कुछ टेक्निकल टीम ऐसा नहीं है हमारे पास, सब अकेले करना पड़ता है अभी। तो
मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे सब कुछ अरेंज हो जाएगा, आपका लेक्चर्स नहीं रुकेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, देखो मेरे एक मित्र हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। ये उनसे एक दूसरा फ़ोन लेकर के आए, ये नथिंग का फ़ोन है, एकदम बढ़िया सा बड़ा कैमरा वाला फ़ोन है ये, ठीक है। इससे रिकॉर्ड करेंगे अभी। तो अभी इसमें आपका लेक्चर शूट हो चुका है, अभी एडिट करके वो लगा देंगे, उसमें अपलोड वगैरह में लग जाएगा। और दूसरा अभी इसे शूट करेंगे 11 क्लास का लेक्चर, ठीक है। एनिमल किंगडम वहाँ पर चल रहा है, और फिर इसमें फिर मतलब दोनों लेक्चर जो है साथ में जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी इक्विपमेंट फेलियर, टेक्निकल फेलियर कह लो, बहुत सारी चीज़ें अभी है, लेकिन हो जाएगा अरेंज सब कुछ, ठीक है। लेक्चर्स नहीं रुकेगा। और यही बोलेंगे कि जो लोग मुझे जानते हो, बाई फेस जानते हो, ऑफलाइन में पढ़ते हो, मैं मतलब इसलिए फेमस हूँ, मतलब इसलिए मैं जाना जाता हूँ, मेरा यूनिक प्रॉपर्टी है। एक एक चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई करके शानदार तरीके से दिमाग में सेट कर देंगे, एकदम दिमाग में घुसड़ जाएगा तेरा, और कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ को डिकोड करेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रॉमिस किए हैं यहाँ पे, ये प्रॉमिस किए हैं कि डीएनए को लाइव दिखाएंगे, रियल डीएनए, ठीक है। डीएनए को आंख से आप देख तो नहीं पाओगे, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन वो डीएनए हम दिखाएंगे आपको। ये नहीं दिखा देगा तो माइक्रोस्कोप से दिखाएगा ना, डीएनए लेकर के आपको दिखाएंगे, और फ्रूट्स का दिखाएंगे, ठीक है। चलो, और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बस यही है, लेक्चर्स आते रहेगा, ठीक है। और जो भी टफ टफ क्वेश्चन हो सके हम आपके लिए लेते रहेंगे, लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।